नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। चलिए बात करें आज कि भारत और भारत के पड़ोसियों की क्या स्थिति है, आपस में कैसे संबंध हैं। भारत के पड़ोस में जो देश हैं प्रमुख हैं उनमें श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और चाइना। इन पड़ोसी देशों से भारत का लगातार इंटरेक्शन लगा रहता है, चाहे पॉजिटिव इंटरेक्शन हो या नेगेटिव। कहने का मतलब कि या तो अच्छा समन्वय है या तो उल्टा समन्वय है। कुछ ना कुछ उल्टा होता रहता है, कभी सीधा होता रहता है, लेकिन तालमेल लगा रहता है। सबसे पहले देखें कि जो सबसे करीबी हमारा देश है पाकिस्तान, जो कि भारत से ही बना था एक समय, उसकी क्या स्थिति है। यह कश्मीर को, राजस्थान को और गुजरात को, पंजाब को, भारत के 4 राज्यों को यह छूता है और इससे लगातार इंटरेक्शन बना रहता है। भारत हमेशा से कहता आया, पिछले कई वर्षों से यह पाकिस्तान से उपजे आतंकवाद से बहुत परेशान रहा है और भारत की आंतरिक स्थिति कभी भी ठीक नहीं हो पाई। पाकिस्तान हमेशा ही उल्टा करता रहा और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल या नरम दल वाले प्रधानमंत्री थे या सरकारें थी, वे भी यही करते थे कि भारत से हजार बरस युद्ध करना ही पाकिस्तान का मकसद है और अक्सर चुनावों के समय ऐसा ही मुद्दा रखते थे। स्वर्गीय जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बाद में उनकी पुत्री जब प्रधानमंत्री हुई बेनज़ीर भुट्टो, तब भी उन्होंने भारत से अच्छे संबंध रखे, लेकिन चुनाव आते ही उनके रंग गिरगिट की तरह बदल गए और अपने देश में चुनावों का मुद्दा वो यही बताते थे कि हम भारत से हजार बरस युद्ध करेंगे। इसी मुद्दे पर वे चुनाव जीतते भी थे और अपनी जनता को लुभाते भी थे, लेकिन समय हर समय एक जैसा नहीं रहता है। पाकिस्तान की जनता आज गरीबी और बेकारी से परेशान है। महंगाई आसमान को छू रही है। रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम 4 गुना हो चुके हैं। दूध 125 रुपये लीटर हो चुका है। टमाटर भी वैसे ही 100 रुपये किलो हो चुका है। इस प्रकार रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम भी बहुत ऊंचे हैं और पाकिस्तान को जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, जबकि वह पड़ोस में देख रहा है कि भारत में काफ़ी सुदृढ़ स्थिति है, कम से कम पाकिस्तान के बनिस्बत तो है, और भारत में एक सुदृढ़ प्रधानमंत्री है जो कि काफ़ी दृढ़ता से देश को चला रहा है। कई फ्रंट पर, कई मोर्चों पर वो युद्ध भी कर रहा है, ये चाइना से भी निपट रहा है और बाकी देशों से संबंध भी बना रहा है। विदेश नीति में भी सफल है। हालांकि कुछ परेशानियां भारत की अर्थव्यवस्था में हैं और भारत भी संकटों से जूझ रहा है, परंतु पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, जो सदा से परजीवी मुल्क रहा है और जिसे इधर उधर से मांग करके या कर्जे लेकर के जिसकी राजनीति और अर्थनीति चलती रही है। जबकि भारत की स्थिति यह है कि वो विदेशी कर्जे कितनी बुरे हालात में भी चुका रहा है और आगे भी वो चुकाने की योजना बना रहा है। और भारत में स्वदेशी आंदोलन भी चरम पर है। भारत के केंद्र सरकार ने पहले ही जाहिर कर दिया कि उसे भारत में बनी ही वस्तुओं को प्रमोट करना है, तो इस तरह से जनता में भी थोड़ी सी बढ़त है। हालांकि जनता भारत की कोरोना की वजह से बहुत परेशान है और सरकार भी इस मामले में खुले हाथ नहीं कुछ कर पा रही है क्योंकि कोरोना का बंधन है और कोरोना के रहते हुए और डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करते हुए एक सीमा रखी जा रही है। सरकार की नीतियों में भी सीमाएं झलक रही हैं। विश्वविद्यालय, पठन पाठन, स्कूल, कॉलेज सभी बुरी तरह से प्रभावित हैं। सरकारी ऑफिस प्रभावित हैं, परंतु भारत की अवस्था पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। भारत एक तरह से स्वावलंबन की राह पर पहले भी रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मांगने पर, उधार पर या भारत के विरुद्ध लामबंदी करने के एवज में पाए हुए दौलत पर चल रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के संबंध भी दुनिया के बाकी देशों से खराब हो चले हैं। रूस उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, अमेरिका का साथ उसका छूट चुका। एक समय था कि अमेरिका भारत की हानि हो तो हो, पाकिस्तान की खुले हाथ मदद करता था। यहाँ तक कि 65 और 71 के युद्ध के समय भी यह जाना गया कि बहुत साजो सामान, सैन्य आयुध अमेरिका से आए थे, जिससे कि
पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लड़ा था। यद्यपि उसे मुंह की खानी पड़ी, परंतु अमेरिका के साजो सामान उसके काम आए थे। उसके यहाँ कुछ बनता नहीं, उसके यहाँ निर्माण कुछ होता नहीं है, और सारे उद्योग धंधे वहाँ पर पनप ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें खैरात की लत लगा दी गई थी। और चाइना से पाकिस्तान के संबंध हैं, लेकिन चाइना बहुत दूरंदेशी नीति से चलता है, काफ़ी दूर की सोचता है। पाकिस्तान से अच्छा संबंध बनाए हुए है, परंतु वो पाकिस्तान को वो क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि समझने वाले समझ रहे हैं कि चाइना ने जो हाल किया था तिब्बत का एक समय, और भी कई देशों के साथ, ताइवान, हांगकांग के साथ वो क्या करने वाला है, और भारत में भी अरुणाचल और लद्दाख पर वह लगातार दावा ठोकता रहता है, तो वो पाकिस्तान के साथ अंततः क्या करेगा यह शायद पाकिस्तान के नीति नियामकों को समझ में नहीं आ रहा है। परंतु चाइना अगर पाकिस्तान को लोन दे रहा है, पैसे दे रहा है, या उसके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके पीछे चीन की बड़ी सोची समझी चाल है ज़रूर। अभी करीब 5-7 साल पहले उसने CPEC प्रोजेक्ट उसने शुरू किया, जो कि चाइना के काशगर से वो गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए वो पाकिस्तान में एंटर करता है ये प्रोजेक्ट, और उसके बाद इसका छोर जाता है कराची के ग्वादर तक। आप जानें कि ग्वादर पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि करीब करीब पाकिस्तान का आधा है, और बलूचिस्तान में हमेशा ही झड़पों की खबरें आती हैं। हमेशा सरकार के विरुद्ध वहाँ की जनता रहती है, और हमेशा झंझट, झगड़े और अत्याचार की कहानियाँ सामने आती हैं, जैसे कि पाकिस्तान एक समय पूर्वी पाकिस्तान के साथ कर रहा था और अंततः बांग्लादेश का उदय हुआ। उसी तरह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो नीति निर्धारक हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, वो बलूचिस्तान को काफ़ी पिछड़ा देखना चाहती हैं, और वहाँ अत्याचार की हदें पार किए रहती हैं, और बहुत बलूच जनता भारत की सरकारों की ओर आशा भरी दृष्टि से देखती हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत किसी भी देश की संप्रभुता से कभी भी छेड़खानी नहीं करने की नीति पर सदा चलता आया, परंतु पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में काफ़ी आतंकवाद को ही बढ़ावा दिया। पहले तो उसने कश्मीर में दखलंदाजी से ही अपने फॉर्म में आ गया, और 47-48 से ही उसने कश्मीर में अपना काम शुरू कर दिया। कश्मीर की वो जो आग थी वो आज तक सुलग रही है, और इसको बुझाने की कोशिश वर्तमान केंद्र सरकार ने की है, और सफलता के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं, परंतु अभी समस्या पूरी तरह से हल कहीं भी नहीं है। कुछ वक्त इसमें लगेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने देश भर में आतंक की नीति अपनाई। भारत में आतंकवादी भेजना, आयुध भेजना, यहाँ के लोगों को सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, धार्मिक उन्माद जगाना, यह प्रारंभ से ही किया है, और इसमें वह कभी भी पीछे नहीं हटा, और बराबर यहाँ की दुर्घटनाओं में, यहाँ बम विस्फोटों में जिसमें अनेक लोग मारे जाते थे, उसमें हमेशा पाकिस्तान की ISI, जो कि वहाँ की खुफिया संगठन है, उसका हाथ सामने आया। फिर पाकिस्तान ने जब हद पार कर दी, वहाँ के कई आतंकवादी यहाँ जीवित पकड़े गए, उन्हें फांसी भी हुई। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। उसने बड़े बड़े बम ब्लास्ट किए, जिसमें बहुत लोग, कई लोग मारे गए, निर्दोष हताहत हुए। उसके बाद भारत ने भी बलूचिस्तान में वही कार्य लगभग शुरू किया। यद्यपि भारत आतंक को नहीं बढ़ावा दे रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान बहुत शांति से रहता रहे, पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, तो पाकिस्तान वो भारत पर आक्रमण करना और भारत पर गिद्ध दृष्टि डालना ही उसकी राष्ट्रीय नीति रही है। तो इसलिए भारत ने भी, कहा जाता है कि बलूचिस्तान के लोगों को सहायता देनी शुरू कर दी है, और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान की नीति के विरुद्ध खड़े हैं, और भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, और आशा है कि भारत बलूचिस्तान में अपना
काम करता रहेगा, वहाँ के लोगों के विकास के लिए करेगा। और पाकिस्तान तो तब तक ऐसा करता रहेगा लगता है जब तक कि पाकिस्तान स्वयं दो टुकड़ों में टूट ना जाए। अब रह गया चाइना, चाइना तो वैसे भी इतना इन्वेस्टमेंट ऐसे तो करता नहीं, किसी बड़े मकसद से ही करता है। अभी हाल में उसने पाकिस्तान को $1 बिलियन का उसने जो सऊदी अरेबिया को लौटाना था पैसा, वो उन्होंने दिया पाकिस्तान को, लेकिन बदले में उसका रेलवे प्रोजेक्ट जो कि उसका 7 गुना कीमत का था उसको ले लिया। तो इस तरह से जब CPEC प्रोजेक्ट कर रहा है और उसके तहत OBOR रोड बना रहा है, तो इसके पीछे भी चीन की अपनी मंशा है। वो चीनी टेक्नोलॉजी लगी है, चीनी इंजीनियर हैं, चीनी सारे बड़े अधिकारी चाइना के होंगे, यह कहने की ही बात नहीं है। इससे चाइना का मार्केट खुलेगा। इतने बड़े रोड में 1500 किलोमीटर से भी अधिक जगह में चाइना का व्यापार का साम्राज्य हो जाएगा। इससे चाइना का साम्राज्य ये गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए ये पहुंच जाएगा, ये ग्वादर तक, पाकिस्तान के बीचों बीच, कराची के निकट। तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे? इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा बस यही होने वाला है कि थोड़ा विकसित दिखेगा ज़रूर, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रोज़गार भी मिल जाएगा, लेकिन बदले में क्या जाएगा ये ज़्यादा बड़ी बात है। बदले में ये जाएगा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता खो बैठेगा और चीनी दखलंदाजी पूरी तरह से पाकिस्तान में घुस जाएगी और पाकिस्तान की सरकारें भी उसके बाद चीन के दखलंदाजी के बिना नहीं बनेंगी। और उसके बाद चीन को क्या फ़ायदा होगा? चीन पाकिस्तान से इस पैसे के CPEC में जो पैसा उसने लगाया उसके बदले बेतहाशा सूद लेगा। इस ब्याज के अलावा वो मूलधन भी लेगा। इतना पता नहीं पाकिस्तान चुका पाएगा या नहीं, और आज की दृष्टि को देखते हुए लगता है कि वह चुका नहीं पाएगा। और फिर उसके बाद चाइना पाकिस्तान के अंदर अपनी मनमानी करेगा, जैसे श्रीलंका में उसने हम्बनतोता के लिए किया। हम्बनतोता में शुरू में उसने बहुत सब्जबाग दिखाया, व्यापारिक बातें की कि ये व्यापारिक इस बंदरगाह का मकसद व्यापारिक होगा, परंतु बन जाने के बाद समझ में आया कि चाइना इसको सामरिक दृष्टि से देख रहा था, वहाँ पर अपना एक स्ट्रेटेजिक सेंटर बनाना चाह रहा था। तो अब श्रीलंका को समझ में आया, क्या पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आ रहा है? पाकिस्तान को भी बिल्कुल समझना चाहिए कि आज वो पैसा लगा रहा है, कल को वो क्या क्या ले लेगा, एवज में सारा कुछ ले लेगा, उसकी शांति और संप्रभुता ले लेगा। शांति तो वहाँ वैसे है भी नहीं, लेकिन जो भी है वो सब चाइना के हाथों में चली जाएगी। और इसके बाद चाइना को फ़ायदा ये होगा कि जो खाड़ी देशों से उसका तेल आता है, खाड़ी देशों से तेल गल्फ ऑफ हॉर्मुज होकर आता है, हो करके वो सऊदी अरेबिया के रास्ते हो करके वो अरेबियन सी, फिर इंडियन ओशन, फिर उसके बाद पूर्व की ओर से जाकर के तब फिर चाइना को तेल पहुंचता है। उसका पेट्रोलियम पूर्व की ओर से जाकर के तब चाइना को मिलता है। तो ये चाइना को बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है तेल के लिए, और इसलिए कच्चे तेल की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। उसके वेसल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से लेकर के भारत को पार करते हुए बड़ा लंबा रास्ता तय करते हैं, और उसके बाद पूर्व की ओर से जाने में तेल की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन CPEC बन जाने पर गल्फ ऑफ हॉर्मुज से सीधा ही तेल के टैंकर सड़क मार्ग से ग्वादर होते हुए, पहले ग्वादर में घुसेंगे, ग्वादर से सड़क मार्ग से होते हुए वो सीधा पाकिस्तान को पार करते हुए अक्रॉस पाकिस्तान वो गिलगिट बाल्टिस्तान पार करते हुए वो चाइना में घुस जाएंगे। इससे चाइना को तेल की प्राप्ति बहुत छोटे रास्ते से होने लगेगी और चाइना को कच्चे तेल की बहुत कम कीमत में मिल जाया करेगी। चाइना को तो बेतहाशा फ़ायदा है। तो चाइना की बहुत दूर की सोची हुई नीति है, जिसके तहत वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान किसी झांसे में है या फिर उसके रहनुमा बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसी को ही अपना नीति निर्धारण मानते आए हैं।
तो चाइना को तो लाभ ही लाभ है, लेकिन इससे भारत को हानि है। भारत भी चिंतित है, CPEC लेकर के भारत बहुत चिंतित है, क्योंकि भारत जानता है कि उसके जब पड़ोस में अभी पाकिस्तान है तो ये स्थिति है, जब चाइना आज छा जाएगा पाकिस्तान के अंदर तो क्या होगा। पाकिस्तान एक कमज़ोर और गरीब मुल्क है, लेकिन चाइना ना कमज़ोर है और ना ही गरीब मुल्क है। उसके पास अत्याधुनिक साजो सामान हथियार है, उसके पास स्किल है, उसके पास एक इतिहास है। तो अभी तो नॉर्थ के फ्रंट से, कश्मीर के फ्रंट से, अक्साई चीन की तरफ से, लद्दाख से इंडिया जो है वो चाइना से जूझ रहा है। उसके अलावा वो उत्तरांचल में, उत्तराखंड में भी उसने दखलंदाजी करने की कोशिश की थी। चाइना की गिद्धि दृष्टि वहाँ भी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पर चाइना की दृष्टि लगातार है, वो हमेशा ही इंटरफेयर करता रहा है। अभी हाल में ही भूटान में जो डोकलाम विवाद हुआ था, जिसमें कि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, हालांकि वो घुसपैठ भारत में नहीं थी, लेकिन इस घुसपैठ का मकसद भारत को ही तोड़ना था। वो कैसे? वो ऐसे कि डोकलाम में घुस लेने के बाद वो चिकन नेक कॉरिडोर जो कि सिलीगुड़ी होकर के जाता है, उस चिकन नेक कॉरिडोर पर उसकी नज़र थी। उसको इंडिया से तोड़ने का उसका पुराना मकसद है। ये अगर टूट जाए, चिकन नेक कॉरिडोर जो कि महज 22 किलोमीटर चौड़ा है एक जगह पे, उस जगह पर चाइना चाहता है कि वो कब्जा कर ले, जिससे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट से संपर्क टूट जाए। तो अगर चाइना को ये तीन ओर से मजबूती देना भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक नया मोर्चा खोलना हो जाएगा पाकिस्तान में। अगर चाइना का राज हो जाएगा तब तो ये बहुत बड़ा मोर्चा खुल जाएगा, हमारा गुजरात तक असुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा चाइना गुजरात तक आकर के, अरेबियन सी में आकर के, वो गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, सब में दखलंदाजी करेगा। वो सभी में दखलंदाजी करेगा। हमारे जो पश्चिमी राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी के सभी डिस्टर्ब होंगे और सब जगह चाइना अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेगा। जैसे कि वो म्यांमार में अराकान पहाड़ियों के पास रोहिंग्या लोगों को आयुध की मदद दे करके और साजो सामान दे करके उन्हें म्यांमार की सेना और म्यांमार की सरकार के खिलाफ खड़ा रखा है और आज तक खड़ा रखा है। म्यांमार इस चीज़ से जूझ रहा है, वही चीज़ वो गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र, गोवा आदि में वो करना चाहता है। तो CPEC का मकसद बहुत लंबा है, ये छोटी बात नहीं है। भारत को इससे सचेत रहना होगा।